हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 12 का चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन, जिसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने SN2 SN1 मैकेनिज्म के बारे में समझा था। जहां SN1 मैकेनिज्म में मैंने रेसिमाइजेशन के कंसेप्ट को, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट को या रिटेंशन, इन्वर्जन, ये सारे कंसेप्ट्स मैंने वहां डिस्कस किए थे। मैंने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ कायरलिटी। यहाँ मैंने बोला था कायरल कंपाउंड हमको बोलते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं अपनी मिरर इमेजेस पर। तो इसके लिए अगर अब कोई भी एक कंपाउंड दे रखा है और आपसे पूछा जाए ये कायरल है या नहीं, तो आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका सिमेट्रिक कार्बन अगर होगा तो फिर मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल होगा। तो सिंपली आप याद रखेंगे एक मॉलिक्यूल को कायरल आप तब बोल सकते हैं जब उसके पास क्या हो, एसिमेट्रिक कार्बन हो। इफ मॉलिक्यूल possess minimum one asymmetric carbon, तब उस मॉलिक्यूल को आप क्या बोलते हैं, कायरल बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3OH। अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो देखो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये, एक ये है, लेकिन ये दोनों क्या होगा, सेम। तो क्या चारों ग्रुप डिफरेंट? नहीं। तो क्या ये कायरल कार्बन होगा? नहीं। तो फिर क्या ये भैया मॉलिक्यूल कायरल है? ये नहीं होगा कायरल। ये कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। तो मैं कायरल कार्बन अगर देखूं तो कैसे देखूंगा, जिस कार्बन के पास लगे हुए चारों एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल CH3, C, C2H5, C3H7, हाइड्रोजन देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑल द फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो ये वाला कार्बन कैसा होगा, एसिमेट्रिक कार्बन होगा, एसिमेट्रिक कार्बन होगा। और ऐसी सिचुएशन में ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। और जो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ब्यूटेन टू ऑल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो देखो ब्यूटेन टू ऑल को जरा देखो, CH3, CHOH, CH2, CH3, चार कार्बन की चेन ब्यूटेन, दूसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल है, तो ब्यूटेन टू ऑल हो गया। तो जरा इसको ओपन करें तो ये हाइड्रोजन, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑल द फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो ये फिर कार्बन कैसा हो गया, कायरल। और कायरल कार्बन है तो फिर मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। चाहे आपको ब्यूटेन टू ऑल लिखा मिले, चाहे आपको पॉजिटिव ब्यूटेन टू ऑल लिखा मिले, चाहे आपको नेगेटिव ब्यूटेन टू ऑल लिखा मिले, तीनों बातें एक ही हैं। तीनों ही केस में आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा, कायरल होगा। बस पॉजिटिव साइन शो कर रहा है डेक्स्ट्रोरेटरी को, नेगेटिव साइन शो कर रहा है लिबोरेटरी को। और पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगा है तो फिर सोचना ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन शो किसको करता है, रोटेशन को। अगर कोई रोटेशन शो करेगा तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इज प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल is optically active, is plus minus to butane to all optically active, तो फिर आप क्या आंसर करेंगे। देखो भाई, अब ये उन्होंने दिया है प्लस माइनस। प्लस माइनस जो टर्म है, देखो जिस तरीके से प्लस शो करता था किसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, माइनस शो करता था लिंगो रोटेटरी को। इसी तरीके से अगर प्लस माइनस दोनों एक साथ है तो इसका मतलब होता है रेसिमिक मिक्सचर। मतलब रेसमाइजेशन हो चुका है, इक्विमोलर मिक्सचर है डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी का, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के जो रोटेशन को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल both positive and negative signs are present, it means it is a racemic mixture, it is a equimolar mixture of both dextro and a levorotatory compound, due to which they both cancel out the rotation of each other, which results in
null deflection of plane polarized light या not any type of deflection or rotation of plane polarized light, hence this compound is optically inactive। याद रखना जब भी प्लस माइनस टू ब्यूटेनॉल है, प्लस माइनस दोनों लगा है, मतलब ये रेसमिक मिक्सचर को डिनोट कर रहा होता है। और रेसमिक मिक्सचर के बारे में मैंने बताया था वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो आप याद रखेंगे कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, वहां कायरल कार्बन है या नहीं, ये चीजें पहचान पाएंगे। चलिए फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और SN1 और SN2 मैकेनिज्म पर भी कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए सॉल्व एग्जांपल नंबर 10.6 से पहले, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड व्हिच अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर। आपको दे रखा है एक ये कंपाउंड दिया है एंड दूसरा दिया है आपको सिंपली साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड Cl। इन दोनों में आपसे पूछा है कौन SN2 रिएक्शन में तेजी से पार्टिसिपेट करेगा, कौन तेज जाएगा। तो एक बात बताओ, ये कैसा है अभी प्राइमरी, भाई डायरेक्टली एक कार्बन से है ना, ये वाला कार्बन प्राइमरी है ना जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, जबकि ये वाला कार्बन कैसा है देखो सेकेंडरी। तो सेकेंडरी है तो सेकेंडरी की रिएक्टिविटी SN2 के लिए क्या होगी, कम, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की, ग्रुप छोटा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, तो यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है और हमने पढ़ा इस चीज को। दूसरा है यहाँ पर इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, टुवर्ड SN2। तो देखो अगेन देखिए, देखो यहाँ पर नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन में कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों सेम है, चेंज किसमें है, हैलोजन में। और एज वी नो दैट हैलोजन एटम को यहाँ से निकलना है, टूटना है, बॉन्ड ब्रेक होकर के अलग होना है, मतलब लीव करना है। और लीव करने के लिए क्या चाहिए, लीविंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। और लीविंग पावर किसकी ज्यादा, जिसका साइज ज्यादा, साइज ज्यादा है तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा, जिसकी वजह से लीविंग पावर ज्यादा होगी। तो आयोडाइड की लीविंग पावर क्या होती है, ज्यादा, तो इसकी रिएक्टिविटी की क्या होगी, ज्यादा। एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10.7 है एग्जांपल, ये 10.6 था, अब एग्जांपल 10.7 देखो। आपसे बोला है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। आपको SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन में कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, उनकी रिएक्टिविटी बतानी है। पहले दिया 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, ब्रोमोब्यूटेन क्या होगा, 4 कार्बन की चेन C4H9Br, ये होता है आपका ब्रोमोब्यूटेन। इसके जो आइसोमर बनेंगे 4, उन चारों आइसोमर को लेकर के आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है SN1 और SN2 दोनों के लिए। तो जरा देखो, मैं पहले इसके आइसोमर बना देता हूं। पहला CH3 CH2 CH2 CH2Br। दूसरा ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करो, CH3 CH2 CHBr CH3, 2 ब्रोमोब्यूटेन जिसे बोलते हैं। तीसरा CH3 C CH3H CH2Br एंड चौथा CH3 C CH3 CH3Br। तो टोटल ये 4 आइसोमर बनते हैं बेटा। ये वाला देखो कैसा है, प्राइमरी है, ये कैसा है, सेकेंडरी है, ये देखो बेटा कैसा है, प्राइमरी है, ये वाला देखो कैसा है, टर्सरी है। तो SN1 की तरफ पहले रिएक्टिविटी देखते हैं। तो SN1 की बात करो, SN1 के लिए देखो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो देखो टर्सरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो टर्सरी वाला कौन सा, चौथा, तो फोर्थ वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी वाले की होगी, सेकेंडरी वाला सेकंड नंबर पे है तो उसकी उससे कम। अब आते हैं बचे हुए दोनों प्राइमरी हैं, क्योंकि दोनों प्राइमरी हैं तो कंपेयर कैसे करें। देखो अब इस कार्बन से काम नहीं चल रहा, ये प्राइमरी था, तो फिर इससे अगले कार्बन पे जाओ, ये वाला कार्बन है यहाँ पे कैसा है, 3 से जुड़ा तो ये टर्सरी है, जबकि यहाँ पर अगला कार्बन कैसा है, सेकेंडरी। तो टर्सरी वाले में ग्रुप नियर आ गए, क्लोज आ गए, तो क्लोज आने लगे तो मैंने बताया देखो जितने ज्यादा ग्रुप क्लोज आते जाएंगे, ये अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप मतलब पॉजिटिव आई ग्रुप, और प्लस आई ग्रुप हमेशा क्या करेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मैंने कार्बोकैटायन को जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अब इसमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, थर्ड वाले की
और सबसे कम हो जाएगी किसकी, फर्स्ट वाले की। अब SN2 के लिए जाएं तो इसी ऑर्डर को क्या कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। तो 4 उससे कम, उससे ज्यादा सेकंड, उससे ज्यादा तीसरे वाले की और सबसे ज्यादा पहले वाले की, ये आ जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये SN1 के लिए, ये SN2 के लिए। मैं दूसरे के पार्ट की यहाँ पे बात करता हूँ। दूसरा पार्ट है यहाँ पे इसी का 10.7 का ही सेकंड पार्ट है। C6H5, पहला दिया इसमें C6H5 CH2Br, दूसरा दिया है इसी में C6H5CH C6H5Br, तीसरा दिया है इसी में C6H5CH CH3Br, और चौथा दिया है इसी में, देखो भाई फोर्थ दिया है C6H5C CH3 C6H5Br। अब देखो यहाँ पर भी SN1 और SN2 दोनों के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। देखो पहले इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग से CH2 लगा है और उससे लगा है Br। यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग है, उससे CH लगा है, उससे एक और बेंजीन रिंग लगी है और उससे लगा है Br। यही कंडीशन। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन देखिए, C6H5 बेंजीन रिंग है, इससे लगा है CH, इससे लगा है CH3 और इससे लगा है Br। अब इस केस में आओ, यहाँ पर बेंजीन रिंग है C CH3 और एक और बेंजीन रिंग है और यहाँ पर लगा है Br। तो जरा देखो हर केस को, ये देखो ये प्राइमरी है, इस वाले को देखो तो 2 से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी है, ये भी 2 से जुड़ा है तो ये भी सेकेंडरी है, जबकि ये टर्सरी है। तो अगर SN1 की बात करें तो टर्सरी वाले में की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, मतलब चौथे की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी की, तो ये दोनों सेकेंडरी हैं। तो मैं जरा यहाँ पे वैकेंसी छोड़ता हूँ, सबसे कम प्राइमरी की हो जाएगी, ये बात तय है। इस बात में तो कोई परेशानी है नहीं। अब प्राइमरी वाला कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे, तो पहला। अब दूसरे और तीसरे वाले को कंपेयर करते हैं। देखो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने वाली है। यहाँ पर देखिए ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन, लेकिन ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ दोनों बेंजीन रिंग है, दोनों बेंजीन रिंग होने की वजह से रेजोनेंस ज्यादा होगा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, तो इससे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, इससे कम सेकंड की और सेकंड से कम फिर थर्ड की। अगर SN2 के लिए जाएंगे तो जस्ट अपोजिट ऑर्डर आ जाएगा, फोर्थ की सबसे कम, उससे ज्यादा सेकंड की, उससे ज्यादा थर्ड की और सबसे ज्यादा फर्स्ट की। तो इस तरीके से आप रिएक्टिविटी की बातें कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़, नेक्स्ट है शॉर्ट एग्जांपल 10.8 है, आइडेंटिफाई द कायरल एंड कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड। कुछ पेयर ऑफ कंपाउंड जिनमें कायरल और अकायरल बताना है आपको। तो 10.8 का फर्स्ट है यहाँ पर
देखिए पेयर ऑफ सब्सटेंस दे रखे हैं, पेयर ऑफ कंपाउंड दे रखे हैं, मैं आपको कायरल और अकायरल बताना है। देखो ये तो आपका कार्बन, देखिए डैश और बेस को मैं बाद में समझा दूंगा आपको, पहले समझिए क्या है। सिंपली चार बॉन्ड्स है, 1 2 3 4। क्या चारों डिफरेंट है? और डिफरेंट है तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? कायरल। जब किसमें देखो ये दोनों बी आर सेम है और सेम होने की वजह से मॉलिक्यूल कैसा होगा? एक कायरल। मैं जो गड़बड़ है उनको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। ओके, अब यहाँ पे आओ, अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को यहाँ पे, तो 1 2 3 और ये 4, चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ये क्या होगा? कायरल होगा। जबकि यहाँ पर देखो, इसको देखेंगे तो एक ये और एक ये दो डिफरेंट होगा, तीसरा ये और चौथा ये। देखो ये वाला ग्रुप और ये वाले ग्रुप दोनों क्या है? सेम, तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? अकायरल। नेक्स्ट आते हैं, देखो भाई, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा दिख रहा है क्या? ये हाइड्रोजन देखो, तो चौथा। ऑल द फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? कायरल। जबकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कायरल मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं हो सकता, तो ये कैसा होगा? अकायरल। ओके, अब हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने एक चीज को समझा था कि यहाँ पर जो हेलो एल्केन्स है, ये तीन तरीके से केमिकल रिएक्शन देने वाले हैं। सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसको हमने खत्म कर लिया। दूसरा एलिमिनेशन एंड तीसरा रिएक्शन विद मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कह रहा है, देखिए नाम से ही दिख रहा है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होने वाला है? चीजें एलिमिनेट होंगी, चीजें रिमूव होंगी। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच एलिमिनेशन ऑफ, या रिमूवल भी बोल सकते हैं, ऑफ एटम or group of atoms takes place, atoms or group of atoms takes place is called elimination reaction, is called elimination reaction। देखिए कोई भी चीज इंट्रोड्यूस नहीं होने वाली, सब कुछ हटेगा, और जब हटेगा तो फिर उनकी बैलेंसेस खाली होंगी और वो बैलेंसेस मिलकर के क्या बनाएंगे? मल्टीपल बॉन्ड, व्हिच रिजल्ट्स इन द formation of unsaturated compound, जिनके रिजल्टेंट क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। इसके मैकेनिज्म को जरा समझते हैं पहले। मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे काम होता है? यहाँ पे यहाँ पर कोई भी एटम X लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है। इसकी जब आपने रिएक्शन कराई, जब भी एलिमिनेशन कराना होता है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बेस को यहाँ पर क्या कराया? अटैक कराया। बेस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, वो अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर। इस हाइड्रोजन पर अटैक करते ही ये वाला कार्बन और भाई हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाने लगेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस कार्बन के बॉन्ड में तो कोई परेशानी, 1 2 3 4 पहले थे, अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो भी चार्ज है। लेकिन इस कार्बन को परेशानी है, यहाँ पहले 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी थे, ये आते ही कितने बॉन्ड हो गए? 5। तो फिर एक जो सबसे कमजोर बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। तो यहाँ पर ये जुड़ा है X, ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये बिल्कुल यहाँ से अटैक ब्रेक कर जाएगा, जिसके रिजल्टेंट क्या मिलेगा? देखो कार्बन, ये वाला बॉन्ड सिंगल से हो गया डबल, साथ में BH मिलकर के अलग हो गए और हैलाइड अलग हो गया। कुछ इस तरीके से आपकी रिएक्शन। सिंपली वापस से समझिए क्या हो रहा है। एक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस जब अटैक करेगा तो हाइड्रोजन पे H+ पे अटैक करेगा, जिसके रिजल्टेंट H+ पे अटैक करने वाला है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? कार्बन के पास। वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा एज द बॉन्ड,
तो इस कार्बन के बॉन्ड हो गए 5 ये अनस्टेबल, तो इसीलिए एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होते ही हैलाइड लॉस। तो देखो हैलाइड भी जा रहा है और हाइड्रोजन भी जा रहा है, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों जा रहे हैं इस रिएक्शन के दौरान। अगर ये एल्किल हैलाइड है तब तो फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रो हैलोजनेशन बोल सकते हैं। मैं इसको किसके नाम से पढ़ने वाला हूँ इस चैप्टर में, डिहाइड्रो हैलोजनेशन के नाम से, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोजन से है यहाँ पे, और हैलोजन का मतलब हैलोजन, कोई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है ना, तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन यहाँ पर होने वाला है। तो सिंपली वापस से एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिया CH3CH2Br और इसके ऊपर डाल दिया आपने एल्कोहलिक KOH। याद रखना किसको डाल रहे हैं, एल्कोहलिक KOH, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो एक कार्बन से Br जाएगा, पड़ोस वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, ये क्या मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। या चाहो तो KBr बना सकते, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, तो वेज था OH, OH माइनस और H प्लस मिलकर के H2 बना सकते हैं, Br माइनस अलग हो जाएगा। हम लोग एक सिंपल वे में रिएक्शन करें, Br यहाँ से और H यहाँ से, HBr के फॉर्म में रिमूव कर दिया। ओके देखो, लेकिन एक बात को समझिए, जिस कार्बन से ये लीविंग ग्रुप जुड़ा था उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस कंपाउंड के अंदर जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। उसका जो एडजेसेंट कार्बन है उसे क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो यहाँ पर आप देखते हैं बीटा वाली पोजीशन से हाइड्रोजन जा रहा है इस हैलोजन के रेस्पेक्ट में, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे एज removal of hydrogen takes place from beta position, hence this elimination also known as beta elimination, also known as beta elimination। इसके साथ साथ एक और नाम यहाँ पे देखते हैं, during this process removal of both atoms takes place from alpha and beta position respectively, hence it is also known as अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसीलिए इसको हम लोग और क्या बोल देते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा पोजीशन जिससे हैलोजन जुड़ा था, बीटा पोजीशन उससे नेक्स्ट कार्बन या एडजेसेंट कार्बन। ओके तो इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन नाम भी दे सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं वो अल्कोहलिक KOH हो, NaNH2 हो सकता है, ये हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है ना, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, जब आप किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएंगे तो ऐसी सिचुएशन में एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगी। लेकिन बात आती है कि भाई यहाँ पर तो एक नॉर्मल सिचुएशन थी, मैंने डायरेक्टली एल्कीन बना दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बीटा कार्बन 2 या 2 से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो फिर मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड ले लिया आपने CH3CH2CHBr इसके ऊपर आपने एल्कोहलिक KOH डाल दी, तो एल्कोहलिक KOH डालने पर क्या होगा भाई, देखो जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वो अल्फा कार्बन, उसके पड़ोस में ये वाला भी कार्बन बीटा होगा और ये वाला कार्बन भी बीटा होगा। अगर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया
तो क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये दो प्रोडक्ट मिलने लगे। अब बात आती है कि अगर हमें सिंगल प्रोडक्ट बनाना होता तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनता, एक्सिस में कौन बनता, किसका अमाउंट ज्यादा होता। तो फिर सुनो बेटा, यहाँ पर एक हमारे साइंटिस्ट थे सैटजैप या जैटसैप भी बोलते हैं, एक साइंटिस्ट थे कौन, जैटसैप, जिन्होंने एक रूल दिया जिसको हम लोग पढ़ते हैं सैटजैप रूल। सैटजैप रूल बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है इसकी, सिंपली ये क्या कहते हैं, more substituted alkene is more stable and hence form the major product मैंने क्या बोला, कोई एल्कीन जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उतनी ज्यादा स्टेबल होगी और इसलिए मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो तो मैंने हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया था, और हाइपर कंजुगेशन में सैटजेफ रूल को एक्सप्लेन किया था कि आखिर सैटजेफ रूल आया कैसे, वो किसकी हेल्प से आया था, हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से। तो समझते हैं यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है वापस से। तो देखो, अगर मैंने इस एल्कीन को लिया तो ये क्या मिला आपको, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये डबली बॉन्डेड सिस्टम। इस डबली बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली कितना सब्स्टिट्यूशन है, एक ग्रुप अटैच है, वन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच। जबकि दूसरे केस में देखेंगे तो CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, ये डबली बॉन्डेड सिस्टम था। कितनी जगह सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दो जगह, मतलब दो एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली सिस्टम से जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये वाली एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। ऐसा सिस्टम जहां पर या ऐसा कंपाउंड जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं उसे आप मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बोलते हैं और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वही मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर कौन ज्यादा स्टेबल, ये, तो ये क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट, जबकि ऊपर वाला ये क्या बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट। तो याद रहेगी ये बात, कब मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और कब माइनर प्रोडक्ट। तो कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स को कैसे सिंथेसाइज करें। तो आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसकी हेल्प लेते हैं इसके लिए। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.10 है। यहाँ पूछा है, प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड विद सोडियम एथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। जब आप गिवन कंपाउंड से डिहाइड्रोहैलोजनेशन कराएंगे तो आपको बताना है मेजर एल्कीन कौन बनेगी। तो देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट 10.10 का फर्स्ट लेता हूँ। पहला यहाँ पे दिया है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इससे डिहाइड्रोहैलोजनेशन कराना है। बेटा देखिए, मैंने पहले ही सबसे पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को पढ़ाया था और वहां पे मैंने एक बात बोली थी कि भैया अगर आपको आईयूपीएसी नहीं आती, आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता या आपको स्ट्रक्चर से आईयूपीएसी नेम करना नहीं आता तो बहुत परेशानी आने वाली है। तो देखो जरा, अगर आपको आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है भैया, साइक्लो का मतलब साइक्लिक रहेगा, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग। पहली पोजीशन में मिथाइल, अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 है तो पहले पे कौन लगा है, मिथाइल लगा है, और पहले पर ही कौन लगा है, ब्रोमो लगा है। ये बन गया आपका कंपाउंड 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसके ऊपर आपको क्या डालना है बेटा, क्या डालना है हमें, बोलो, एक स्ट्रॉन्ग बेस सिंपली बोल देते हैं, या मैं लिख देता हूं सिंपली एल्कोहलिक KOH। वो सोडियम एथॉक्साइड की बात कर रहे हैं तो आप चाहो तो सोडियम एथॉक्साइड लिख सकते हो, C2H5O- Na+।
मैंने बताया था इथेनॉल होता है C2H5OH, हाइड्रोजन को हटा करके Na+ लगा दीजिए, सोडियम मेथॉक्साइड बन जाता है। तो दोनों में से कुछ भी ले लो, ओके, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहे हैं। तो देखिए रिएक्शन कैसे होने वाली है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा अल्फा और बीटा पोजीशन। देखिए अगर इस कार्बन की बात करें, इसी से तो ये ब्रोमीन लगा है, तो ये वाली पोजीशन तो अल्फा हो गई, और अल्फा के रेस्पेक्ट में देखो ये वाला कार्बन बीटा, ये वाला कार्बन बीटा, और ये वाला कार्बन भी बीटा। ये दो तीनों कार्बन इस अल्फा के रेस्पेक्ट में बीटा है ना, तो तीनों कार्बन से हाइड्रोजन जा सकते हैं। मैं तीनों केसेस में प्रोडक्ट बनाता हूं उसी कलर से भी। देखो पहले केस इसको लेते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है बेटा, देखिए ये तो था आपका Br, इससे तो Br चला गया और इससे कौन जाएगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। दूसरा देखो, अगर यहाँ से Br जा रहा है और यहाँ से चला जाए आपका हाइड्रोजन, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपका मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन गया और ये CH3 जुड़ा रहेगा। तीसरा केस है ये वाला, जब यहाँ से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन चला जाए तो ये क्या मिलेगा बेटा, देखिए साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर CH3 लगा रहेगा, इससे Br चला गया, इससे H चला गया, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। देखो चाहे आप इसकी बात करो या इसकी बात करो, दोनों का नाम एक ही है, 1-मिथाइल साइक्लोहेक्स-1-इन, 1-मिथाइल साइक्लोहेक्स-1-इन, तो दोनों प्रोडक्ट सेम है। तो ये दोनों तो प्रोडक्ट कैसे हो गए, बोथ आर सेम प्रोडक्ट, ये दोनों तो सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि IUPAC नेम सेम है। देखो कैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा, 1-मिथाइल साइक्लो हेक्सीन लिख दो या हेक्स-1-इन लिख दो, एक ही बात है। ऐसे इसको भी क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1-मिथाइल साइक्लो हेक्स-1-इन, ओके। लेकिन ये कंपाउंड थोड़ा अलग है। अब बात आ रही थी मेजर कौन है, माइनर कौन है, तो जरा देखो ये डबली बॉन्ड, ये दोनों तो एक ही है, तो किसी भी एक को देख लो, मान लो मैं इसके पास आ गया, तो ये तो हो गया हमारा डबली बॉन्डेड सिस्टम। अब देखो एक सब्स्टिट्यूशन इधर है, एक ये है और एक ये है, कितनी जगह सब्स्टिट्यूशन है, 3 जगह, जबकि यहाँ पर ये डबली बॉन्डेड सिस्टम सब्स्टिट्यूशन एक और एक 2 जगह, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो ये कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, मेजर। तो आपको आंसर में एक ही एल्कीन बनानी थी, तो इन दोनों में से कोई भी एक बना दीजिए, क्योंकि दोनों ही एक ही है, ओके। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10.10 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो भाई, 2-chloro-2-methyl butane, 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। देखिए ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, सेकंड पर क्लोरो है और सेकंड पर ही मेथाइल है, बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लीजिए। ये कंपाउंड है जिससे आपको क्या करना है, सोडियम मेथॉक्साइड जिसके ऊपर डालना है C2H5O- Na+। अब देखिए क्या प्रोडक्ट बनेंगे, जिस कार्बन से क्लोरीन लगा है वो अल्फा कार्बन, अल्फा के रेस्पेक्ट में देखो भैया, ये वाला पड़ोस वाला कार्बन बीटा होगा, ये पड़ोस वाला कार्बन बीटा होगा, और ये वाला भी पड़ोस वाला कार्बन बीटा होगा, तीनों कार्बन बीटा है ना। तो अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीनों जगह से प्रोडक्ट बनाते हैं, पहले यहाँ से बनाता हूँ, देखो ये क्या मिलेगा, CH3C, CH3, देखिए यहाँ से तो क्लोरीन जाना है, अब इससे कौन चला गया, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH दूसरा केस देखिए आप, जब यहाँ से हटाएं तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, इससे क्लोरीन जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड CH2 तीसरा केस क्या है बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन चला जाए तो क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 देखिए मेजर और माइनर की बात आ रही है। अब देखो ये वाला कंपाउंड देखो और ये वाला कंपाउंड देखो, दोनों के नाम सेम आएंगे कि 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, दूसरे पर मिथाइल, तो 2-मिथाइल
ब्यूट 1 इन। सिमिलरली इसका भी नाम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। लेकिन ये डिफरेंट है, देखो 4 कार्बन की चेन 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो देखो ये दोनों तो सेम है, किसी एक को कंपेयर कर ले उसके साथ। तो देखो ये रहा आपका डबली बॉन्डेड सिस्टम। ये डबली बॉन्डेड सिस्टम, कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, एक इधर और एक ये, 2 जगह सब्स्टिट्यूशन है बेटा यहाँ पे। जबकि यहाँ पर देखिए ये आपका डबली बॉन्डेड सिस्टम था, इसमें कितनी जगह सब्स्टिट्यूशन है, 1 2 3, 3 जगह सब्स्टिट्यूशन है। तो ये मेजर एल्कीन बनाएगा जबकि ये माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। तो मेजर कब बनता है, जब वो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, किसके अकॉर्डिंग, सैडजा फ्रूट के अकॉर्डिंग। अब इसका थर्ड पार्ट देखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10.10 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको दिया 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन 3 ब्रोमोपेंटेन। अब इसका आपको डिहाइड्रो हैलोजनेशन कराना है, तो जरा समझिए बेटा। अब देखो पेंटेन मतलब 5 कार्बन होंगे बेटा, तो 5 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5। तीसरे पर ब्रोमो है तो मैंने बीच में एक ब्रोमो लगा दिया, 2 पर मिथाइल है, 2 पर एक और मिथाइल है, तीसरे पर एक मिथाइल है, बाकी की बैलेंस सेटिस्फाई कर देते हैं। तो ये कंपाउंड है जिसके ऊपर आपको क्या डालना है बेटा, C2H5O- Na डालना है, सोडियम इथॉक्साइड डालना है। ओके, देखो भैया क्या होने वाला है, जरा देखो यहाँ। अगर ये वाला कार्बन अल्फा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा होगा, ये भी बीटा होगा और ये भी बीटा होगा। लेकिन क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, जब इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो काय का बीटा तुमसे, तो फिर हमें कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि हमें तो हाइड्रोजन निकालना है, तो हमारे पास हाइड्रोजन है नहीं, तो तुमसे हम बात नहीं करेंगे। हम तो बात करेंगे जिनके पास हाइड्रोजन होगा, तो इन दोनों के साथ। तो देखिए इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन हटाइए, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, CH3C CH3 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 डबल बॉन्ड CH CH3। दूसरा केस, जब यहाँ से आपने ब्रोमीन को हटाया, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया, तो CH3C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा। अब देखो दोनों को कंपेयर करते हैं बेटा। पहला इसको देखो, ये डबली बॉन्डेड सिस्टम, एक और एक दो, 2 जगह सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। जबकि यहाँ पर देखिए बेटा, ये है आपका डबली बॉन्डेड सिस्टम, इसमें से 1 2 3 जगह सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ 2 जगह सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ 3 जगह सब्स्टिट्यूशन है। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतना ही स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, उतना ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जबकि जितना कम सब्स्टिट्यूशन होगा उतना ही माइनर प्रोडक्ट बनेगा, उतना ही उसकी स्टेबिलिटी होगी। कर पाएंगे इस चीज को। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं उसकी बात और कर लेता हूँ यहीं पे। जरा कंपैरेटिवली आप क्वेश्चन को समझना। मैंने क्या करा, CH3CH2Br ले लिया, इसके ऊपर मैंने डाला एक्वस KOH या एक्वस NaOH और एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH। जब मैंने देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने ये एल्किल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराई। जब मैंने एक्वस KOH डाला तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, Br हट करके कौन लग जाएगा, OH लग जाएगा, अल्कोहल एज द मेन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने एल्कोहलिक KOH डाला तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना होकर के एलिमिनेशन होती है और CH2 डबल बॉन्ड CH2 एज द मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो बात आती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक्वस KOH के साथ अल्कोहल एज द मेजर प्रोडक्ट बनता है, जबकि अल्कोहलिक KOH के साथ एल्कीन
ऐसा क्यों? देखिए जब ये एक्वस KOH था, एक्वस KOH है तो ये जनरेट करता है OH माइनस को, जो कि बिहेव करता है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह। और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसके रिजल्टेंट आपका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? आपको अल्कोहल एज द मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन वही काम आपने क्या करा बेटा, अल्कोहलिक KOH ले लिया, तो अल्कोहलिक KOH लेने पर OH माइनस नहीं मिल रहा आपको, C2H5O माइनस मिल रहा है। C2H5O माइनस Na प्लस मैंने बताया था सोडियम एथॉक्साइड मतलब एथॉक्साइड आयन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये एलिमिनेशन को प्रेफर कराता है, कॉज एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन होने की वजह से एल्कीन मिलती है आपको एज द मेन प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला, अगर आपने एक्वस KOH ले लिया तो ऐसी सिचुएशन में एक्वस फॉर्म में ये हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट करता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अल्कोहल एज द मेन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसकी जगह अल्कोहलिक KOH को ले लिया तो सोडियम एथॉक्साइड मिलता है, एथॉक्साइड आयन मिलता है, जो कि बिहेव करता है एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, जिसकी वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ओके, चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब मान लो आपके पास एक कंपाउंड होता CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br इसके पास, एक Br इसके पास, इसके ऊपर आपने अल्कोहलिक KOH डाला, तो अल्कोहलिक KOH डालने पर दोनों Br नहीं जाएंगे, एक जगह से Br और एक जगह से H जाने वाला था, तो क्या मिलेगा यहाँ पे बेटा, एक जगह से, तो यहाँ से अगर Br चला गया तो दूसरी जगह से कौन जाएगा? H, तो CH Br मिलेगा पहला। फिर इसके ऊपर आप वापस से अल्कोहलिक KOH और डालिए और साथ में हीट करिए, स्ट्रांगली हीटिंग करेंगे तो ये वाला Br भी चला जाएगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिल जाएगा। इस केस को ध्यान रखेंगे आप, जब भी आपको ट्रिपल बॉन्ड कहीं लाना होता है किसी रिएक्शन में, तो ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको पहले डाई हैलोजन में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप अल्कोहलिक KOH, फिर अल्कोहलिक KOH हीट, जिसके रिजल्टेंट आपको का जो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो सकता है? ट्रिपली बॉन्डेड सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करेंगे, रिएक्शंस को याद करेंगे, के अंदर खुद एक अप्रोच डेवलप होने लगेगी कि किसी भी गिवन कंपाउंड से किसी दूसरे कंपाउंड को बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इथीन होता और इथीन से आपको इथाइन बनाना होता, मैंने क्या बोला, आपके पास क्या होता है? इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इससे आपको क्या बनाना होता? इथाइन बनाना होता, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो फिर हमारे मन में सीधी सी बात आनी चाहिए कि भैया डायरेक्ट तो हमारे पास कोई तरीका है नहीं, हम क्या करें, इसके ऊपर ब्रोमीन डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये क्या मिल जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों पे Br लग जाए। इसके ऊपर अल्कोहलिक KOH डालो, क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CHBr मिलेगा। इसके ऊपर वापस से अल्कोहलिक KOH डाल करके हीट कर दीजिए, आपको एल्काइन मिल जाए। तो सिंपली ये जो अप्रोच है ये तभी डेवलप होगी जब आप नंबर ऑफ रिएक्शंस को याद करेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से मैंने आज एलिमिनेशन रिएक्शन के कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको होमवर्क में ट्राई करना है। देखिए बेटा, उन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करिए, कुछ क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे, कुछ नहीं होंगे। जो क्वेश्चंस नहीं होंगे मैं उनको खुद डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि देखिए आप एक बार उनको अगर ट्राई करेंगे तो आप उसके लिए खुद अप्रोच बनाने की कोशिश करेंगे, और जब खुद अप्रोच बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके रिएक्शंस को याद करना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार उनको ट्राई जरूर करिएगा, बाकी उनको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेंशन करा रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन आपको में ट्राई करने हैं। आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज से पहले आईयूपीएससी लेने की क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, फिर भी जिसने नहीं किए वो भी कर लेगा। 10.1, 10.2, 10.3 ये तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हो गए, आईयूपीएससी नेमिंग से रिलेटेड है। इसके बाद आपका 10.4 डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड है,
10.5 एक सिंपल सा हेलोजनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10.6 आइसोमरिज्म पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10.7 भी आप अब कर सकते हैं। 10.8 सिंपली एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10.9 SN1 SN2 मैकेनिज्म आप कर सकते हैं। 10.10 मैंने ऑलरेडी करा दिया। 10.11 आपको नहीं करना, वो मैं खुद कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10.12 है, उसका आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करना है बेटा। इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 10.14 करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10.16 करना है एंड इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10.17 एंड क्वेश्चन नंबर 10.18 करना है। 17 एंड 10.18। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको जो आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के चैप्टर पे करने होंगे नेक्स्ट लेक्चर से पहले। कोई भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए या सिंपली डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं और वो डाउट्स हम लोग डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में।